हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। पिछली क्लास में हमने इंडिया कनाडा रिलेशनशिप डिस्कस किया था। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके उनके इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल अफेयर्स में और उनका रोल देखेंगे वर्ल्ड ग्लोबल इश्यूज पर, ग्लोबल और वर्ल्ड लेवल पे। तो शुरू करते हैं। जो वर्ल्ड के सबसे जानी मानी और एपेक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं यूनाइटेड नेशंस और उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को। यूनाइटेड नेशंस जो है एक तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, इसको बनाया गया था। और ये अभी हाल में करंटली जो है यहाँ पे 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और इट्स मिशन एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पज एंड प्रिंसिपल दैट कंटेन्ड इन द फाउंडेशन चार्टर। जो फाउंडेशन चार्टर बनाया गया था उसमें इससे रिलेटेड जो भी इसके निहित उद्देश्य हैं और सिद्धांत हैं उसको दिया गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अगर अंगों की बात करें तो कुछ विशेष जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां होती हैं, कुछ विशेष जो एजेंसीज होती हैं, उसके माध्यम से इसके कार्यों का संचालन होता है। यानी कि इसके जो कार्यों का संचालन है वो कौन करता है? कुछ विशेष विशेष जो एजेंसीज होती हैं वो करती हैं। और इसके कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और मानवीय सहायता या ह्यूमैनिटेरियन एड्स को पहुंचाना लोगों तक, और धारणीय विकास को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको ऊपर उठाना है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस के हमने कुछ गोल्स देखी जो रखे गए हैं, और इसके बारे में जाना कि 1945 में इसका गठन किया गया था। और इसमें कितने कितने मेंबर स्टेट्स हैं, सदस्य हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर बात करें कि इसकी स्थापना कैसे हुई, तो इसकी स्थापना जो थी वो एक और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, आप उसको नेशनल लीग के नाम से जानते हैं। नेशनल लीग कब बना था? नेशन लीग बना था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ। एक्चुअली ये जो वर्ल्ड वार हो रहे थे और जो ये इनके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, वो एक तरीके से जो यूरोपीय कंट्रीज थे उनका नेशनलिज्म की तरफ से इंटरनेशनलिज्म की तरफ जाने का दृष्टिकोण था। यानी राष्ट्रवाद अब राष्ट्रवाद से मोह भंग होकर के अंतर्राष्ट्रवाद की तरफ जाते थे, क्योंकि राष्ट्रवाद ही सारे युद्धों का कारण बन रहा था उस टाइम पे। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। और ये जो यूनाइटेड नेशन है वो इसी के अवशेषों पे बना है, लीग ऑफ नेशन के ही अवशेषों पे बना है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन कब बना था? 2000 दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो ये जो है लीग ऑफ नेशन, ये एक तरीके से जो उसके वैल्यूज जो उसकी काम थे वो करने में सही से सक्षम नहीं हो पाया। यानी जो 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 उससे उम्मीद लगाई गई थी वो उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, तो उसकी जगह पे यूएन का गठन किया गया। तो लीग ऑफ नेशंस जो जून 2019 में बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। और इसमें इसके लिए ट्रीटी ऑफ वर्साई करी गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो था इटली पर काफ़ी उसका ह्यूमिलिएशन किया गया था, इटली का, उसका काफ़ी उसको प्रताड़ित किया गया था। और जो भी युद्ध था उसका पूरा खर्चा इटली के ऊपर डाला गया था, उससे पैसे लिए गए थे। और जैसा कि आपने सुना होगा कि वाइमर जो गणराज्य था इटली का, उससे कितना अपमानजनक तरीके से इस संधि पर सिग्नेचर करवाया गया था, जबरदस्ती दबाव बना करके। और बाद में उसी संधि को एक तरीके से वो इनजस्टिस जो हुआ था जर्मनी के साथ, एक तरीके से जो विजयी राष्ट्र थे, ठीक है, उन लोगों ने जर्मनी को पूरी तरीके से खोखला कर दिया। तो उसके बाद से हिटलर का जन्म होता है। और हिटलर जो सबसे पहला काम यही करता है कि वर्साई की संधि को तोड़ देता है, मानने से इनकार कर देता है।
तो एक तरीके से जो जो जर्मन नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जो जैसे ही उसको हवा मिली वो बाहर निकल के आ गया। तो ट्रीटी ऑफ वार्साई वैसी थी और उसमें ही लीग ऑफ नेशंस की बात करी गई थी। और लीग ऑफ नेशंस जो था वो आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर भी था एक तरीके से, ठीक है। जो आत्मनिर्णय के को देने का कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था? लॉयड ने शुरू किया था। However, when the Second World War broke out in 1939, अब जो वर्साई की संधि के बाद जो हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में, तो उसके बाद से 1939 में हिटलर ने उससे पहले कई सारे ऐसे काम किए जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस चुप रहे। एक तरीके से वो बोलते नहीं थे। फिर जो है इसी तरीके से धीरे धीरे जब उसके हिटलर की मन जो गतिविधियां थी, जर्मनी की एक्सपेंशन था वो बढ़ने लगा, ठीक है। पोलैंड गलियारे के संकट आ गया था। पोलैंड में जो गलियारा दिया गया था, जो पोलैंड को गलियारा दिया गया था जर्मनी से, उसको लेकर के संकट आने लगा और पोलैंड पर मतलब हिटलर ने कब्जा करने की कोशिश की। तो इसके बाद से क्या हुआ कि उनका एक तरीके से पेशेंस टूटा थोड़ा ब्रिटेन और फ्रांस का, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी तब तक। और उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने का मतलब है कि जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था राष्ट्रों के बीच में संबंधों को बनाने के लिए, ठीक है, वो एक तरीके से फेल को साबित हुआ यहाँ पर। और लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? जिनेवा में। और पूरे युद्ध के दौरान वो हेडक्वार्टर क्या रहा? खाली रहा, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था। तो ये लीग ऑफ नेशन का फेल्योर था और उसके बाद से जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना पड़ी। और इसका परिणाम हुआ कि अगस्त 1941 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, उन्होंने एक गोपनीय मीटिंग करी प्लेसेंटा की खाड़ी में एक नौसैनिक जहाज के अंदर, जो कि न्यू फाउंडलैंड कनाडा के साउथ ईस्ट कोस्ट पर स्थित था। और इन दोनों देशों के जो मुख्य हेड थे, ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कस किया वहां पे? द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए बॉडी फॉर इंटरनेशनल पीस एफर्ट एंड अ रेंज ऑफ इशूज रिलेटेड टू द वर्ल्ड। मतलब बहुत सारे मुद्दों पे और एक ऐसी संभावना भी देखने की कोशिश की जिसमें एक ऐसा बॉडी बनाया जा सके जो इंटरनेशनल पीस को होल्ड करे, लेकर के आए। और साथ ही साथ दे इशूड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और केम टू कॉल अटलांटिक चार्टर, जिसको अटलांटिक चार्टर कहा गया। उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसको अटलांटिक चार्टर कहा गया। और ये कोई संधि नहीं थी, कोई ट्रीटी नहीं थी, बट ओनली एन अफर्मेशन, केवल एक जो है स्पष्टीकरण था, दैट पाव्ड द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ यूएन, जो यूनाइटेड नेशन के बनाए जाने का रास्ता साफ करता है। तो अटलांटिक चार्टर से जो है यूनाइटेड नेशन का रास्ता बनाया गया था। एंड इट डिक्लेयर्ड द रिजाइलिएशन of certain common principle in the national policies of their respective countries on which they based their hopes for a better future and for world. And the United States joined the war in December 1949. और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने 1941 में युद्ध में शामिल हुआ हो, ठीक है। और पहली बार जो शब्द था यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, वो जो राष्ट्रपति थे वहाँ के रूजवेल्ट, उन्होंने इसको पहचाना। और इसलिए ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन कंट्रीज को पहचाना जा सके जो कि धुरी राष्ट्रों के खिलाफ गुटबंदी कर रही हैं, या मतलब धुरी राष्ट्रों के खिलाफ एक साथ आ रही हैं। तो इसलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट दिया गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो है क्या गोल्स हैं, इसके बनने के बाद से इसके क्या लक्ष्य हैं। अगर हम कुछ और भी चीजें डिस्कस करना चाहें, ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन के बाद क्या था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत एक
राष्ट्र के संबंध एजेंसी के रूप में की गई थी। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था वो भी वर्साई की संधि से ही निकला था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर जो ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1945 में, और यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था और इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और एक संयुक्त राष्ट्र संगठन पर हस्ताक्षर किया। अब हम देखते हैं मेन गोल्स ऑफ द यूएन सिंस इट क्रिएशन। इसके बनने के बाद इसके प्रमुख लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो फाइनली ये 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया और इसको रेक्टिफाई करने के बाद 50 कंट्रीज के द्वारा ये अस्तित्व में आया, जिसमें 5 जो थे परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, फ्रांस और रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीनी गणराज्य, सोवियत यूनियन, संयुक्त राष्ट्र सोवियत और यूके एंड यूएस। ये जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनको P5 भी बोलते हैं। एंड जो 46 अदर जो सिग्नेटरीज हैं, 46 अन्य जो हस्ताक्षर करता है, ठीक है, उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया था सबसे पहले 51 देशों ने 24 अक्टूबर 1945 को, जब ये अस्तित्व में आया। 4 इसके मेन गोल हैं, 4 मेन इसके लक्ष्य हैं। कौन कौन से? तो इसके जो 4 मेन लक्ष्य हैं वो है, एक तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना। शांति क्यों जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ताकि जो पूरी विश्व की व्यवस्था है उसको सही से संचालित किया जा सके। अगर शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी तो अराजकता चारों ओर फैलेगी, देश भी स्थायी नहीं रह पाएंगे और क्या होगा, जो नागरिकों का सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही सिक्योरिटी, जो ग्लोबल थ्रेट्स हैं लाइक टेररिज्म हो गया, नार्को टेररिज्म हो गया, और जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक दूसरे देशों में होता है, तो इनसे देश अपने अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। और कुछ फ्रेंडली रिलेशंस, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच में दोस्ताना संबंध विकसित करना, एंड अचीविंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को विकसित करना भी एक इसका गोल था। एंड बीइंग एट द सेंटर ऑफ हार्मोनाइजेशन, द एक्शन ऑफ नेशंस इज अटेंडमेंट ऑफ दीज कॉमन गोल्स। तो ये हमने देखा कि 4 लक्ष्य थे इनके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी तक जो है यूनाइटेड नेशंस के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं और क्या जो है फेल्योर्स रहे हैं। तो अगर हम बात करें वाइल द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जब बनाया गया था यूनाइटेड नेशन, इसमें सिर्फ 51 मेंबर्स थे उस टाइम पे, जैसे कि हमने बात किया अभी, जिन्होंने इसको रेक्टिफाई किया था। और जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड डीकोलोनाइजेशन इन द subsequent years led to an expansion of its membership। तो स्वतंत्रता आंदोलन बहुत सारे चले थे और औपनिवेशीकरण जो की प्रक्रिया थी, ठीक है, वो बहुत सालों तक चली। तो इसमें इसकी जो मेंबर्स थी, जो इसकी सदस्यता थी, उसमें विस्तार हुआ और अब जो है 193 देश इसके मेंबर हैं। एंड द यूएन बूस्ट ऑफ several significant achievements in the last 75 years। और पिछले 75 सालों में यूएन ने काफ़ी जो है सिग्निफिकेंस हासिल करे हैं, ऐसे अचीवमेंट्स हैं उनके काफ़ी महत्वपूर्ण। एंड it has also expanded its scope to resolve over a large number of global issues। बड़ी मात्रा में जो वैश्विक मुद्दे थे उसको भी इसने सॉल्व करा है, जैसे कि हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य,
एनवायरमेंट पर्यावरण, विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण जो इसमें शामिल थे। और अपने बनाए जाने के ठीक बाद ये यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। यहाँ से जो रेजोल्यूशन पास किया गया था टू कमिट टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 1946, एक ऐसा मतलब कमिटमेंट किया जाए ताकि जो न्यूक्लियर पावर है उसको 2006 तक, सॉरी 1946 में जो रेजोल्यूशन आया था तो उसमें ये था जो न्यूक्लियर पावर्स थे उनको 1946 में उनको एलिमिनेट किया जाएगा। और एक बार फिर से इस सेंटेंस को हम पढ़ देते हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। Soon after its formation, it passed a resolution to commit to the elimination of the nuclear weapon in 1946। 1946 में आया था रेजोल्यूशन, ठीक है। और वो न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब हटाने के लिए, उनके यूज को समाप्त करने के लिए ये दृष्टिकोण उसमें था। अब 1948 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो बनाया गया था। और इसका लक्ष्य था कि जो संक्रामक बीमारियां हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, HIV हो गया, इनसे लड़ने के लिए WHO का बनाया गया 1948 में। और वर्तमान में एट प्रेजेंट द WHO इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द कोरोना वायरस पैंडेमिक। जो कोरोना वायरस की जो महामारी है उससे निपटने में कौन कौन काम कर रहा है? काम कर रहा है WHO। अब 1945 में क्या हुआ? 1945 में द यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? क्रिएटेड अ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी टू टेक केयर। एक हाई कमिश्नर बनाया गया रिफ्यूजीज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी टू टेक केयर ऑफ द मिलियंस हु हैव डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बहुत सारे लोग जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे उनके लिए ये बनाया गया था, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी 1950 में। और उसके बाद से ये जो है जो रिफ्यूजीज क्राइसिस है उसके लिए हमेशा से तत्पर रहने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन बना। और 1972 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही बनाया गया था। और अभी बहुत जल्दी हाल ही में 2002 में जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आपराधिक अदालत को इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। और ये क्यों किया गया था? जो भी लोग अपराध करते हैं, क्राइम्स किया है, उन्होंने जनसंहार किया है या और भी जो अत्याचार हुए हैं उनको डील करने के लिए, ठीक है, उनको सजा देने के लिए क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया था 2002 में। नेक्स्ट हम मेन ऑर्गन्स देखते हैं। मेन ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स में आता है एक तो जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली को महासमिति, सॉरी, जनरल असेंबली को हम महासभा भी कहते हैं। तो जो ये महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये इसका सबसे प्रमुख अंग है। और यहाँ पर क्या होता है? विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे काम होते हैं। और महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 जो सदस्य हैं, 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है, इनके रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? आते हैं। और इन सबका एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो है एकमात्र सुबह ये जनरल असेंबली ही क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रतिवर्ष सितंबर से मई संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई जो राष्ट्र हैं वो काफ़ी प्रमुखता से इसमें भाग लेते हैं। और महासभा में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन पर निर्णय, जैसे कि शांति, सुरक्षा, जो है पीस, सिक्योरिटी, ठीक है, ये कुछ ऐसे विषय हैं, ठीक है। पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, नए सदस्यों का प्रवेश हो गया, बजटीय मामलों के 2/3 बहुमत की
और इसमें जो है बढ़ती जो निर्णय लेना है इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो अन्य प्रश्न होते हैं उन पर जो निर्णय होता है वो साधारण बहुमत से होता है। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो P5 कंट्रीज़ हैं एक तरीके से वही इनके मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें ईच मेंबर के पास क्या है, एक तरीके से वीटो का अधिकार है। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटरीट, ये जो है यूनाइटेड के नेशंस के क्या है, अंग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में, तो हमने सारी बातें कर ही ली, तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। वैसे भी हमने चूंकि ऊपर भी बातें कर ली थी। यही मेन डिलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स है। 193 सारे जो मेंबर्स हैं वो जनरल रिप्रेजेंटेटिव में ही रिप्रेजेंट होते हैं, और ये उनका सारों का एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन देती है। और प्रत्येक साल क्या होती है, सितंबर में पूरे जो यूएन मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है, ठीक है, जो जनरल असेंबली हॉल न्यूयॉर्क है वहाँ पर होती है। और नेक्स्ट डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लिए जाते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं, बाकी जो होते हैं वो साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। तो कौन कौन से पे लिया जाता है, ठीक है, एक तो पीस एंड सिक्योरिटी से जुड़े जो मुद्दे हैं, दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, नए सदस्यों को स्वीकार करने से जुड़ा जो मामला है, ठीक है, जनरल असेंबली का, एंड डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चंस बाय सिंपल मेजोरिटी, दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उन पर जो डिसीजन होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होती है। और जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है जो जनरल असेंबली का, वो प्रत्येक साल जो है 1 ईयर के लिए जो है टर्म के लिए ऑफिस को ज्वाइन करता है, 1 ईयर के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल पे बात हमने करी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इट हैज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूएन चार्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड ऑफ 15 मेंबर्स। इसमें जो है 15 मेंबर्स होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और जिनमें से जो 5 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्थायी। 5 मेंबर्स आर परमानेंट, और बाकी 3 जो है स्थायी होते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके स्थायी सदस्य हैं, और जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 5 सदस्यों के पास, जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास क्या होती है, वीटो, उनके पास जो है बिना शर्त की वीटो होती है। जो संयुक्त राष्ट्र में सबसे बिना शर्त की जो वीटो होती है उसको सबसे अलोकतांत्रिक चीज मानते हैं जो यूनाइटेड नेशंस में है, सबसे अलोकतांत्रिक न्यूज। Veto powers refers the power to permanent members to veto, reject a resolution and council. The international veto proposed by government can seen as the most undemocratic charters of the United Nations. Economic and Social Council और इकोसॉक, ये क्या है, एक जो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और नीतियों की समीक्षा करने वाली, और नीतिगत जो डायलॉग्स हैं, संवाद हैं, उनके लिए, सुझावों के लिए, पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। और इसमें महासभा द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए 54 सदस्य चुने जाते हैं। 54 मेंबर्स जो है इसमें चुने जाते हैं 3 वर्षों की अवधि के लिए महासभा के द्वारा। एंड इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन
डिबेट एंड इनोवेटिव किलिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जो धारणीय विकास है उसके आधार पर जो लोग मार देते हैं, ठीक है, और सॉरी मार नहीं देते हैं, इसमें थोड़ा सा मिस कम्युनिकेट हो गया। इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो धारणीय व्यापार है उस पर नीतिगत जो है नीतिगत सोच के लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन होता है, बहस होती है, और जो नवाचार से युक्त जो सोच होती है धारणीय विकास के लिए उसको प्रमोट किया जाता है। और ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, जो इकोसॉक है स्ट्रक्चर्स इट वर्क अराउंड एनुअल थीम ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल इम्पोर्टेंस टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो है वार्षिक थीम पर ये प्रत्येक साल जो है अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है। और एमंग इकोसॉक अरे ऑफ पार्टनर्स द हाई partners and throughout the United Development System. This ensures the focused attention. इससे जो है एक फोकस्ड अटेंशन मिलता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी 1945 में बनाई गई थी यूएन चार्टर के तहत अंडर चैप्टर 13 एंड द ट्रस्ट टेरिटरी इज नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। जो ट्रस्ट की टेरिटरी है वो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ट्रस्टीशिप काउंसिल जो यूनाइटेड स्टेट की है उसके द्वारा लाया गया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है ये एक प्राथमिक जो है न्यायिक अंग है यूनाइटेड नेशंस का, और ये जून 1945 में जिसकी स्थापना की गई थी एक ऐसे चार्टर से जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के नाम से जाना जाता है, जिससे हमने यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो भी देखी थी। और ये 1946 में काम करना शुरू कर दिया था इसने। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है उसका एक तरीके से उत्तराधिकारी है, और जो कि लीग ऑफ नेशंस में 1920 में जिसको गठित किया गया था उसी का क्या है, ये एक तरीके से उत्तराधिकारी है, उसके बाद से ही ये आया है। अब हम बात करते हैं सचिवालय की, जो सेक्रेटरीट है, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी जनरल होता है, एक तो सिक्योरिटी जनरल होता है, ठीक है, और 10,000 ऑफ द इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स होते हैं। जो 10,000 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जो दिन प्रतिदिन का काम करते हैं, दैनिक काम करते हैं, और जो इसके मैंडेट होते हैं उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वो करते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा जो प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो अन्य जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके द्वारा, जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रशासकीय अधिकारी है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है। एंड अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 years रिन्यूअल टर्म। 5 साल के रिन्यूअल टर्म पर जो है इसका गठन किया जा सकता है, और वो भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सुझाव पर। एंड द स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड। जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली, उनको पूरी दुनिया से चुना जाता है, स्थानीय रूप से भी चुना जाता है, और वे ड्यूटी स्टेशंस पर और पीक शांति जो के लिए जो मिशंस होते हैं उसमें काम करते हैं। तो ये हमने एक जो है यूनाइटेड नेशंस का पूरा ढांचा देखा, ठीक है, उससे जुड़ी हुई विशेष एजेंसियों को देखा, ठीक है। अब हम जो है जो बाकी के इससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं तो वो अगले किसी टॉपिक में हम देखेंगे, कवर करेंगे।
तो अभी तक जो है हमने कुछ महत्वपूर्ण जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें थी वो जान गई हैं, जो हमारे समझ को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो अब बाकी की जो है हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार और इंडिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इससे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।